नहीं रिवीजन किया इसका मतलब आप लोगों ने। आप लोगों को यहाँ जो समझना है वो है कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और किस तरह से आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर सकते हैं इम्पीडेंस को, तो आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इस तरह से लिखा जा सकता है। मैंने आपको पिछले क्लास में हिंट किया था कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आई के प्लेस पे हम जे यूज़ करेंगे। तो a प्लस जे बी एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है और a माइनस जे बी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर a प्लस जे बी को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करें, राइट एंगल ट्रायंगल से, तो इस तरह से बेस पर a यानी कि ये जो रियल नंबर है वो आएगा और परपेंडिकुलर पर b, और इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल थीटा। इसी तरह से अगर हम a माइनस जे बी को राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो a अगेन बेस पे आएगा जो रियल नंबर है, फिर b क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ, फिर ये हो गया रिजल्टेंट हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया एंगल थीटा। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप इन ट्रायंगल्स को इम्पीडेंस ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे, तो आरएल सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल इस तरह से बनाया गया था। यहाँ पर था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस जेड से, और यहाँ एंगल फाई यानी कि फेज एंगल। इसी तरह से आरसी सर्किट में जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल हो गया फाई और रिजल्टेंट इनका यानी z विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है और इन दोनों में सिमिलैरिटी है, तो दैट मीन्स हम इम्पीडेंस ट्रायंगल में जो क्वांटिटी है उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से इस वाले इम्पीडेंस ट्रायंगल में जो क्वांटिटी है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करें इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में जो क्वांटिटीज़ हैं, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। इसी तरह से आरसी सर्किट से जो इम्पीडेंस ट्रायंगल हमको मिल रहा है इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू आर माइनस जे एक्स सी। तो ये आपको समझना है कि अगर इम्पीडेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक न्यूमेरिकल में ये दिया गया दैट इम्पीडेंस की वैल्यू है 6 प्लस जे 8, तो इससे आप क्या समझेंगे कि अगर लिखा हुआ है 6 प्लस जे 8, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, यानी रियल पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, और ये जो इमेजिनरी नंबर है J8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेल को। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको न्यूमेरिकल में सपोज लिखा मिल गया 3 माइनस J4,
तो इसमें जो रियल पार्ट है अगेन वो रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट क्योंकि यहाँ -J4 है तो ये वाला जो पार्ट है J4 ये रिप्रेजेंट करेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी Xc को। तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पिडेंस में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर इम्पिडेंस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज represent resistance and positive imaginary part represent inductive reactance and negative imaginary part represent capacitive reactance। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं that positive imaginary part represents XL, that is capacitive reactance, and negative imaginary part represents capacitive reactance। वेयर तो इसका जवाब है इन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पीडेंस। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान देने वाली है दैट रियल पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस दैट इज R। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इम्पीडेंस लिखा हुआ है एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें रियल पार्ट हमेशा इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस के, और अगर पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है तो वो इक्विवेलेंट होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के, और अगर नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है तो वो इक्विवेलेंट होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैलकुलेशन करने के लिए तो कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि 6 रेजिस्टेंस है और J8 इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब ये आपको अंडरस्टूड रहेगा हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इमेजिनरी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इम्पीडेंस अगर दिया है न्यूमेरिकल में तो रियल पार्ट रेजिस्टेंस होगा, और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट अगर है तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ये चीज़ें अब आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। विशाल यादव, सो गए थे क्या बेटा कि इसमें किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए, तो जैसा हमने आपसे कहा था एक बार आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह समझ लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ज़रूरी था वो। अब आप लोगों ने देखा नहीं होगा कई लोगों ने, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है। मान लीजिए 6 + J8 एक इम्पिडेंस है 6 + J8, तो हम ये नहीं बताएंगे आपको बार बार कि 6 रेजिस्टेंस है, J8 इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अभी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 एंगल 53.13। लेट मी चेक 53.13 है कि 36.86 है। 53.13। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वाले फॉर्म को कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, और इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। और इन दोनों फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल है। जैसे 6 + J8 को हमने पोलर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है उसमें मैग्नीट्यूड है √6²
प्लस 8 स्क्वायर, और जो एंगल लिखा है वो है tan इनवर्स 8/6। तो √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया 10, और tan इनवर्स 8/6 हो गया 53.13। इसी तरह से सपोज एक दूसरा इम्पिडेंस है, उसकी वैल्यू है 3 माइनस J4। तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा 5, क्योंकि √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 आएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा। और एंगल आप निकालिए tan इनवर्स -4/3, तो ये भी आ जाएगा 53.13 ओम, क्योंकि यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है, यहाँ भी आप यूनिट ओम लिख लीजिए। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होगा रेक्टेंगुलर से, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आप पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। इसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे 10 एंगल 53.13, ऐसे दोबारा आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 10 cos 53.13 प्लस जे के बाद 10 आएगा, प्लस J10 cos 53.13। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 प्लस J8 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप पोलर फॉर्म से दोबारा रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्जन में ले आएंगे। तो ये तो बात हो गई, आपको ये आना चाहिए। कैलकुलेटर में डायरेक्टली हो जाता है, वो आप लोग कैलकुलेटर से सीखिए कि कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन डायरेक्ट हो जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर की और tan इनवर्स 8/6 की। और इसी तरह से 10 एंगल 53.13 को डायरेक्टली 6 प्लस J8 में कन्वर्जन पॉसिबल है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप लोग उसको हेल्प लीजिए, उसकी सीखिए। अदरवाइज अगर कैलकुलेटर से डायरेक्टली नहीं होता तो ये भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और tan इनवर्स 8/6, ये भी बहुत फटाफट हो जाएगा आपके न्यूमेरिकल से, ठीक है, कैलकुलेटर से, सॉरी। तो अब जैसे आपसे कहा जाए कि आप Z1 प्लस Z2 निकालिए, सेकेंड Z1 माइनस Z2 निकालिए, Z1 इंटू Z2 निकालिए, एंड Z1 अपॉन Z2 निकालिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों केसेस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आप पोलर फॉर्म लेके चलेंगे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि आसान होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में आसान होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पोलर फॉर्म में आसान होता है। तो आपके पास सुविधा है, कैलकुलेटर है, जब भी आपको इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रहा है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिल रहा है तो उसके बगल में आप उसका पोलर फॉर्म निकाल के लिख लीजिए। अगर पोलर फॉर्म में मिल रहा है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल के लिख लीजिए। जहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ज़रूरत है तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म यूज़ कीजिए, जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म की यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पर एडिशन करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा 6 प्लस J8 प्लस 3 माइनस J4, तो हो गया 9 प्लस J4। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है तो 6 प्लस J8 हम रेक्टेंगुलर फॉर्म लेके चलेंगे दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये आ जाएगा 3 और प्लस J12।
हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अब हम पोलर फॉर्म लेके चलेंगे। तो 6 + j8 का पोलर फॉर्म 10 एंगल 53.13 इंटू 3 - j4 का पोलर फॉर्म 53.13। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इन पोलर फॉर्म, तो जो मैग्नीट्यूड्स हैं, जैसे मैग्नीट्यूड इसका कितना है 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 10 5 जा 50 आ जाएगा। और जो एंगल्स हैं, जैसे दोनों का एंगल एक का, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, माइनस लिखना मैं भूल गया, यहाँ -53.13 होगा। ओके, यहाँ पे भी ये -53.13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -j4 था। तो tan इनवर्स -4/3 करेंगे तो -53.13 आएगा। तो जैसा मैंने कहा, मैग्नीट्यूड 10 × 5 50 हो जाएगा। एंगल जो होते हैं पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो एंगल ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाने का मतलब क्या है, 53.13 प्लस -53.13। तो 53.13 में आप ऐड करेंगे -53.13, तो 0 आएगा, तो हो जाएगा 50 एंगल 0। और 50 एंगल 0 को आप सिंपली 50 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से जब आप डिवीजन करेंगे तो फिर से पोलर फॉर्म में ही डिवीजन करेंगे दोनों का, 53.13 अपॉन 5 एंगल -53.13। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, उसी तरह से डिवीजन में मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएंगे। तो 10/5, तो मैग्नीट्यूड आएगा 2। एंगल, एंगल जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा ऐड हो जाते हैं, और डिवीजन करते समय सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 53.13 जो 10 का एंगल है वो, और नीचे वाला जो एंगल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ -53.13। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एंगल 6 to 6 और 5 5 10, 106.26 ओम्स। तो ये यूज़ है अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है। तो अब जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें इम्पीडेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब आप इम्पीडेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज और करंट अपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस होता है। तो अगर इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ ही जाएगी मैथमेटिकली। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेके कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म कब लेंगे, पोलर फॉर्म कब लेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ये बहुत हेल्पफुल है आने वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल लगाने के लिए। अगर किसी की कोई क्वेरी हो। हाँ पूछिए। पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है 10 एंगल 53.13, हमने किया है 10 एंगल 53.13 है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में 10 cos 53.13 प्लस j 10, मैग्नीट्यूड 10 है ना, 10 cos 53.13, क्योंकि एंगल कितना है 53.13। अगर आप इसे फॉर्मूले के तरह से समझना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूले के फॉर्म में समझिए, क्योंकि याद करेंगे जितना उतना आप कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है a + jb, तो इसका पोलर फॉर्म होगा √a² + b², एंगल होगा tan इनवर्स b/a। अब यहाँ पे √a² + b² को रिप्रेजेंट करते हैं r से, और tan इनवर्स b/a को क्या है, एंगल है थीटा। तो अब इससे इसका कन्वर्जन करना है, तो फॉर्मूला मैथमेटिक्स में लिखा होता है r cos थीटा प्लस j sin थीटा, r cos थीटा प्लस j r sin थीटा। ये मैथ्स की बुक में अवेलेबल होगा, 10th वगैरह की, या जिसमें भी 8th क्लास में होता है क्या, शायद कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ भी होता होगा वहाँ ये सब अवेलेबल होगा। तो फॉर्मूले की तरह से याद करने से अच्छा है मैंने आपको एक एग्जांपल इसीलिए बता दिया।
उस तरह से याद कर लीजिए, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अरे यार एक मिनट, जो तुम नहीं समझ पा रहे हो वो यही है कि यहाँ पे साइन होगा, हमने गलती से यहाँ कॉस लिख दिया है, बस यही गड़बड़ी कर दी। ठीक। अब ठीक। हाँ अभी यहाँ यहाँ जो हमने बताया दोबारा वहाँ पे लिख दिया था, वहाँ पे हम जो है बोल रहे होंगे शायद मुंह से साइन, लेकिन गलती से लिख दें। यहाँ देखो लिखा नहीं वो आर साइन थीटा, अभी जो बताया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आई होप अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाला है, न्यूमेरिकल में आसानी होती है अगर आप थोड़ा कंसेप्ट समझे रहें। इम्पिडेंस का जो एंगल होता है, इम्पिडेंस का जो एंगल होता है उसका मतलब क्या है, जैसे 10 एंगल अभी 53.13 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, और एक था 5 एंगल -53.13। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इम्पिडेंस का जो एंगल होता है वो फेज एंगल होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब आप करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, और जब आप इम्पिडेंस का पोलर फॉर्म निकाल लेंगे, तो इम्पिडेंस का जो एंगल होगा सर्किट के इम्पिडेंस का, अब इस जो न्यूमेरिकल अभी मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए दिया था मैंने, तो Z1 Z2 यहाँ दो इम्पिडेंस है, लेकिन सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा इक्विवेलेंट इम्पिडेंस किसी भी सर्किट का, क्योंकि एक से ज़्यादा इम्पिडेंस तो हो ही सकते हैं सर्किट में, तो जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस सर्किट का आएगा उसका जो एंगल होता है वो फेज एंगल होता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे होते तो उससे एक ये आसानी मिल जाती है कि जो एंगल आएगा वो आपको डायरेक्ट दे देगा फेज एंगल, तो आपको पावर फैक्टर वगैरह निकालने में आसानी होगी। अब फेज एंगल से और क्या क्या बातें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको ध्यान से समझिए। अगर फेज एंगल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा दैट पावर फैक्टर इज लैगिंग। इम्पिडेंस का एंगल फेज एंगल, और अगर फेज एंगल पॉजिटिव तो मतलब पावर फैक्टर लैगिंग है, और अगर फेज एंगल नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पावर फैक्टर इज लीडिंग। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो मान लीजिए दो इम्पिडेंस है, एक है 6 + j8, एक इम्पिडेंस है 3 + j4, सॉरी दोनों फिर सेम हो जाता है ना, दूसरा इम्पिडेंस है 4 - j3। अब ये दो इम्पिडेंस है, कहा गया आपसे कि दोनों इम्पिडेंस पैरेलल में है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालिए। जब तक आप Z1 और Z2 को देख रहे हैं तब तक तो आप ये बता सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये वाला जो हिस्सा है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जब आप इसको इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सपोज आ गया, मान लीजिए कि कोई नंबर आ गया a + j भी आ गया, ठीक है, या a - j भी आ गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर्किट इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है, तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं सर्किट को तो आप बता देंगे कि अगर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ये वाला आया तो इसका मतलब सर्किट इंडक्टिव है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर इक्विवेलेंट सर्किट ये वाली सॉरी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ये वाला आया, तब भी आप बता सकते हैं इमेजिनरी पार्ट को देख के कि सर्किट कैपेसिटिव है। तो अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है फेज एंगल नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप इसमें एंगल निकाल के देखेंगे तो यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या, पावर फैक्टर लीडिंग हो गया। और इस वाले में एंगल आप निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या, पावर फैक्टर लैगिंग हो गया। तो जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है इम्पिडेंस का, वो कई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको सर्किट के बारे में दे सकता है अगर आपको नॉलेज है तो ये ध्यान रखिएगा कि इम्पिडेंस का एंगल फेज एंगल होता है। करंट का एंगल, जैसे मान लीजिए 10 ∠20 लिखा हुआ है एम्पियर, 10 ∠20 डिग्री, ये करंट दी हुई है, तो इस करंट का जो एंगल है वो फेज एंगल नहीं होता, लेकिन इम्पिडेंस का एंगल फेज एंगल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं।
चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज दो इम्पीडेंस हैं, Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस J6 ओम and Z2 is equal to 3 minus J4 ohm, and they are connected in parallel. Suppose current flowing in this parallel combination is 15 ampere. Then find current flowing in each impedance. ये दो इम्पीडेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर आप इसको डायग्राम से दिखाना चाहें तो 8 प्लस J6 यानी कि J6 क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो 8 ओम और J6 ओम। इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है दूसरा इम्पीडेंस 3 ओम और माइनस J4, तो ये कैपेसिटेंस हो गया। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ माइनस J4, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सप्लाई हो रही है वो है 15 एम्पियर। आपको इन दोनों इम्पीडेंस में जो इंडिविजुअल करंट फ्लो हो रही है वो निकालना है। सपोज जैसे हम 8 प्लस J6 को Z1 मान रहे हैं, तो इसमें हमने करंट रिप्रेजेंट कर दिया I1 से, और दूसरे वाले 3 माइनस J4 को अगर हम Z2 मान रहे हैं तो हमने करंट रिप्रेजेंट कर दी I2 से। I1 I2 आपको निकालना है। और करंट डिवीजन रूल जो आप पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं, करंट डिवीजन रूल के हिसाब से I1 इज इक्वल टू I इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, and I2 is equal to I into Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस्तेमाल कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा I1 और I2 का।
I1 की वैल्यू 6.708 एंगल -63.43 ये आनी चाहिए। क्या आप में से किसी की वैल्यू आ रही है? ओके। और I2 की वैल्यू आएगी 13.416 एंगल 36.56। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करंट्स आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चल रही है। तो इसी वजह से सिग्निफिकेंस है रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म का, कैलकुलेशन को आसान बनाता है ये। जैसे हमें पता था फॉर्मूले में कि z1 प्लस z2 आएगा, तो हमने इसीलिए पहले ही यहाँ पर देखिए ऊपर z1 प्लस z2 निकाल लिया और इसका पोलर फॉर्म भी लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है ये आगे कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पहले फॉर्मूले में लिखें फिर कन्वर्ट करें, तो टाइम बचाने से अच्छा आप बचाने के लिए आप पहले इसे लिख लीजिए। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। इसके अलावा भी इस तरह के इसी न्यूमेरिकल में और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता कि दोनों इम्पीडेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है ये बताइए। तो इसका आसान सा सॉल्यूशन है, पहले वाले इम्पीडेंस में पावर कंज्यूम आपको निकालना है तो I1 स्क्वायर इंटू R1 कर लीजिए। I1 की वैल्यू आई है 6.708, मैग्नीट्यूड लेंगे हम सिर्फ क्योंकि हम पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं, इंटू R1 यानी कि 8। इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले इम्पीडेंस में या पहली ब्रांच में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। सिमिलरली दूसरे ब्रांच में भी I2 स्क्वायर R2 दैट मीन्स 13.416 स्क्वायर इंटू R2 का मतलब 3। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल इम्पीडेंस में पावर कंजम्पशन भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितनी पावर कंज्यूम हो रही है दोनों इम्पीडेंस में, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, P1 प्लस P2। ठीक है। इसके अलावा सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक सर्किट है, क्योंकि करंट आ रही है, इम्पीडेंस है, तो सर्किट है। ठीक। पूछ लिया जाए आपसे कि सर्किट का पावर फैक्टर बताइए, तो क्या कोई स्टूडेंट बता पाएगा कि हम पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं सर्किट में? बताइए, पावर फैक्टर निकालने का कोई मेथड इस सर्किट में? रिया सिंह।
रिया सिंह क्लास में हो बेटा? बताओ, पावर फैक्टर अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे पावर फैक्टर उस न्यूमेरिकल में? है कोई मेथड? इसका तरीका ये है, क्योंकि आपको पता है। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए आपको टोटल Z निकालना पड़ेगा ना सर्किट का। यहाँ पे दो इम्पीडेंस पैरेलल में है, Z1 और Z2, तो आपको पहले टोटल इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले इनको पैरेलल में ऐड कीजिए। पैरेलल में जब आप ऐड करेंगे तो जो इम्पीडेंस आएगा उसका जो एंगल होगा वो पावर फैक्टर होगा। जैसे यहाँ दो इम्पीडेंस क्या है, पैरेलल में आप ऐड करोगे तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो Z1 है 10 एंगल 36.86 इंटू Z2 है 5 एंगल -53.13। यही है ना? हाँ, 5 एंगल -53.13 अपॉन Z1 प्लस Z2। Z1 और Z2 प्लस Z2 की वैल्यू हमने निकाल के पहले से लिखी हुई है, 11.18 एंगल आई थिंक 10.30 है क्या? 10.30, 10.30। तो इससे हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। यह आएगा 4.47 एंगल -26.57। ये सर्किट का टोटल इम्पीडेंस यानी कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। तो इसका ये जो एंगल है -26.57, दिस इज फाई, दैट इज फेज एंगल। अब जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, फेज एंगल नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो पावर फैक्टर होगा इस सर्किट का वो लीडिंग होगा। पावर फैक्टर cos phi is equal to cos of -26.57। 0.8943 लीडिंग, ये पावर फैक्टर का आंसर है। तो आप लोगों को ये बात समझ आई, पावर फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं? किसी को कोई क्वेरी हो तो वो बताए, और कुछ आप जानना चाहें इस न्यूमेरिकल में? चलिए ठीक है, आप लोग पूछना कुछ चाहते नहीं हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं। अभी सब ठीक ही है। न्यूमेरिकल लगाते हैं, आप लोग बुक ओपन करके न्यूमेरिकल वगैरह करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह करा कीजिए आप लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल अब ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, पता तो है ही आप लोगों को। न्यूमेरिकल का बड़ा
इम्पोर्टेंस हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स अभी तक जितने आपने पढ़े हैं सब में एक एक दो दो नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप बड़े आराम से बनेंगे, न्यूमेरिकल वाले। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, या इस तरह से आपको इम्पिडेंस दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए पावर फैक्टर बताइए, तो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, ये बात समझ लीजिए। तो कंसेप्ट आपका बना होना बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इम्पिडेंस से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव में। अब एक और क्वांटिटी बनाई गई है मैथमेटिक्स के हिसाब से, उसको कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। एडमिटेंस बना है इम्पिडेंस से। कैसे बना है इम्पिडेंस से? एडमिटेंस y is defined as 1/z, यानी इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू इम्पिडेंस। तो जैसे अभी आपने फॉर एग्जांपल, पहले इसकी यूनिट वगैरह जान लेते हैं तब एग्जांपल पे चलते हैं। तो जैसा आपको पता है दैट इम्पिडेंस इज इक्वल टू होता है v/i। तो 1/z का मतलब हुआ कि एडमिटेंस हो गया i/v। इम्पिडेंस की यूनिट आपको पता है, यूनिट होती है ओम। सिंबल में स्पेलिंग लिखेंगे ओम की तो OHM होता है। तो इसी तरह से एडमिटेंस की यूनिट इम्पिडेंस की यूनिट को उल्टा बना दीजिए सिंबल को, तो ये हो गई। और ओम की स्पेलिंग को उल्टा कर दीजिए तो MHO, मो। इसको मो पढ़ते हैं सिंबल को। तो इम्पिडेंस का उल्टा है तो सब कुछ इसमें उल्टा कर दिया, इसका सिंबल भी यूनिट का उल्टा कर दिया, स्पेलिंग भी उल्टी कर दी। अब आपके मन में सवाल होगा कि एडमिटेंस क्यों पढ़ा है? हाँ, क्या बेटा? ओम इनवर्स? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये ये जो एडमिटेंस है ये कोई कंपोनेंट नहीं है। ऐसा नहीं है सर्किट में एडमिटेंस एज अ कंपोनेंट आप देखेंगे। रेजिस्टेंस तो दिखेगा, इंडक्टेंस दिखेगा, कैपेसिटेंस, दीज आर फिजिकल कंपोनेंट जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इम्पिडेंस जो है वो मैथमेटिकली बनाया गया है, इसी तरह से एडमिटेंस भी इम्पिडेंस को उल्टा करके इसलिए बनाया गया कि जब हम पैरेलल एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमको एडमिटेंस की ज़रूरत पड़ती है। पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस फॉर्म में सॉल्व करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन एडमिटेंस फॉर्म में कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दो इम्पीडेंस है पैरेलल में, दो से ज़्यादा ले लेते हैं, तीन इम्पीडेंस को ले लेते हैं पैरेलल में। सपोज ये Z1, Z2, Z3। तो अब टोटल इम्पीडेंस आप निकालेंगे तो ये होगा Z1 पैरेलल Z2 पैरेलल Z3। दैट मीन्स 1/Z टोटल इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। अब आप यहाँ से देख ही रहे होंगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एडमिटेंस इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर हम इन इम्पीडेंसेस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर दें, यानी Z1 को Y1 बना दें, Z2 को Y2 में कन्वर्ट कर दें और Z3 को Y3 में, तो जो टोटल एडमिटेंस होगा वो हो जाएगा Y1 प्लस Y2 प्लस Y। ये हमको फैसिलिटी देता है एडमिटेंस कि क्या, जब पैरेलल सर्किट होती है तो उसमें ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब हमें पैरेलल में ये एडिशन करना ज़्यादा आसान है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेशन हमारी बढ़ा देगा। तो अगर हम इम्पिडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो पैरेलल में एडमिटेंस को जोड़ना आसान है इम्पिडेंस के कंपैरिजन में। इस वजह से एडमिटेंस पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पिडेंस में।
अब कैसे आप निकालोगे, तो ये है ही है, y इज इक्वल टू 1/z कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एडमिटेंस कितना है। जैसे अभी एक न्यूमेरिकल हम लगा रहे थे, उसमें 10 एंगल 36.86 ये था इम्पिडेंस। तो एडमिटेंस अगर y1 निकालना है तो 1/10 एंगल 36.86, तो 1/10 हो गया 0.1 और एंगल हो गया -36.86। इसकी यूनिट ओम का उल्टा यानी कि मो। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इम्पिडेंस से एडमिटेंस में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक। दूसरा वाला था Z2 इज इक्वल टू 5 एंगल -53.13, तो Y2 हो जाएगा 1/5 एंगल -53.13, तो ये हो जाएगा Y2 इज इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2 सॉरी 0.2 एंगल 53.13। तो इस तरह से आप एडमिटेंस निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है ही है। ये तो आसान डिविजन्स वगैरह थे तो बिना कैलकुलेटर के हो गए। अब क्योंकि एडमिटेंस बना ही दिया गया, तो अब जिन्होंने बनाया उन्होंने इसमें और थोड़ा भी मैथमेटिक्स ऐड कर दी। जैसे अभी हमने आपको ये पढ़ाया कि इम्पीडेंस के रियल पार्ट को रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को रिएक्टेंस से। पॉजिटिव है तो कैपेसिटिव पॉजिटिव है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, नेगेटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह से मान लीजिए Z इज इक्वल टू दिया है R प्लस जे एक्सएल। अब हम इसका निकालना चाहते हैं एडमिटेंस। तो मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट एडमिटेंस Y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R प्लस जे एक्सएल। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस जे एक्सएल अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। j का स्क्वायर होगा माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस जे एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। हमने बेसिकली किया क्या कि हमने एडमिटेंस के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके निकाला है। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट आप देख रहे हैं एडमिटेंस का, एडमिटेंस के रियल पार्ट को कहते हैं कंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। और जो इमेजिनरी पार्ट है एडमिटेंस का, इसको कहते हैं ससेप्टेंस, और इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो ससेप्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से आ रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस, बी एल से डिनोट करते हैं इसको। तो इस तरह से हम इस एडमिटेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये होगा जी प्लस जे बी एल, और यूनिट इसकी होगी मो। सिमिलरली अगर Z इज इक्वल टू R माइनस जे एक्सी है, तो आप इसका एडमिटेंस निकालिए। तो तरीका यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से
मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। तो आप इसे करके देखेंगे तो यहाँ आएगा r/r² प्लस एक्सी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे यहाँ प्लस था तो एडमिटेंस में माइनस आ गया, तो अगर इम्पीडेंस में माइनस है तो एडमिटेंस में प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, XC/r² प्लस एक्सी स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से रियल पार्ट को तो कंडक्टेंस ही बोलेंगे, बट यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से आया, तो इसको कहेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो यहाँ पर इसको कहेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो ये कहानी है एडमिटेंस की। एडमिटेंस का यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिटेंस में कन्वर्जन करके ही न्यूमेरिकल कीजिए, जब तक आपसे कहा ना जाए। अगर कह दिया गया, आप बुक खोलेंगे तो आपको कई न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे एसी सर्किट में जिसमें कहा जाएगा एडमिटेंस निकालिए। तो अगर एडमिटेंस निकालने के लिए कहा गया तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, आपको एडमिटेंस निकालना ही पड़ेगा। और अगर नहीं कहा गया तो आप इम्पीडेंस से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आप एडमिटेंस निकालिए। लेकिन आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि एडमिटेंस में जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उन टर्म्स को कहते क्या हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने आपको भी बताई, उसे ध्यान रखिएगा। दैट इक्विवेलेंट एडमिटेंस इन पैरेलल, दैट मीन्स अगर कई एडमिटेंस हैं वो पैरेलल में हैं कनेक्टेड, तो इक्विवेलेंट एडमिटेंस यानी टोटल एडमिटेंस होगा y1 प्लस y2 प्लस y3। इसी तरह से इक्विवेलेंट एडमिटेंस इन सीरीज y1 y2 y3। तो टोटल 1/yt इज इक्वल टू 1/y1 1/y2 1/y3। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो या इस तरह से याद रखिए, जैसे आप इम्पीडेंस को ऐड करते हैं सीरीज़ में, वैसा जो है ऐड होगा एडमिटेंस पैरेलल में। ठीक अपोजिट होगा इम्पीडेंस की से कंपेयर करेंगे तो। अबे लो, ये क्या हो गया भैया?